ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान योद्धा जिंदाबाद, किसान योद्धा देखिए भाई देखिए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून काले कानून काले कानून, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून काले कानून ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਚਾਰੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਗੂ ਬਾਜਰਾ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ, ਢਾਂਸਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਰੁਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 24 ਆਵਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਵੀ ਜੀ ਐਂਡ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ नहीं जानते, ताकि उन्हें भी पता लग जाए। शुक्रिया प्रीति अरुणा जी, इस प्रोग्राम में बुलाने का और ये जिम्मेदारी देने का। महिलाओं के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है तो शुरुआत महिलाओं से ही करूंगी। हमारे साथ हैं सुमन हुड्डा जी। सुमन हुड्डा हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की महिला विंग की प्रेसिडेंट है। और सुमन ने जब से किसान आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया है और सुमन बहुत अच्छे महिलाओं को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। किसान आंदोलन में महिलाओं के बहुत जोरदार तरीके से महिलाओं की आवाज बुलंद कर रही हैं। उसके बाद हमारे आते हैं रवि आजाद जी। रवि आजाद के भारतीय किसान यूनियन टिकट से युवा यूनियन के अध्यक्ष हैं और बहुत ही संघर्षशील नेता है, युवा नेता है और एक अरसे से किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज रवि जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए भी करना चाहूंगी कि रवि जी अब की तबीयत काफी खराब थी, वो सिंगू बॉर्डर थे लेकिन वो अपने घर चले गए उनकी बुखार के कारण, और फिर भी उन्होंने इस कमिटमेंट को कंप्लीट किया और हमारे साथ लाइव पे हैं। तीसरे हमारे साथ है धर्मेंद्र जी ढांसा बॉर्डर से। धर्मेंद्र जी ने 2 महीने पहले मुझे ये शाहजहांपुर बॉर्डर में गई हुई थी, तो हर बॉर्डर पे ही हम जाते हैं, तो शाहजहांपुर बॉर्डर में इन्होंने मुलाकात हुई, झज्जर से इन्होंने मशाल यात्रा शुरू किया था। ये जहां जहां किसान आंदोलन हो रहे हैं वहां वहां ये मशाल यात्रा किसानों के मांगों के समर्थन में मशाल यात्रा लेके गए थे। ये धर्मेंद्र जी हैं। इसके अलावा मेरे साथ सुरविंदर हैं, वो शायद अभी दिख नहीं रहे। तो हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आज जैसा कि 10 मई को किसानों ने सभी बॉर्डर पे किसानों ने किसान क्रांति दिवस मनाया और बहुत जोर शोर से किसानों ने जो वीडियो आ रही है उससे दिख रहा है
किसानों से बात हो रही है। आज सुमन जैसे बता रही थी कि वो टिकरी बॉर्डर पे थी और सारा दिन उन्होंने महिलाओं के बीच बिताया और किसानों के बीच बिताया। मैं सुमन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात कहें, कैसा उन्होंने आज किसान आंदोलन रहा और किसान आंदोलन की आगे क्या रणनीति है, और किसानों की मांगों पे एक चर्चा हम सुमन जी से, सुमन हुड्डा से शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं सुमन हुड्डा जी से पहले थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि सुमन जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से हैं और आप किसानों के साथ पूरे जोशो खरोश से जुड़ी हुई हैं, तो आपको मतलब किस तरह से ये मतलब फील हो रहा है? पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आप है कहाँ से, आपके बारे में बहुत सुना है, तो हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा, अगर हो सके तो। जी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सुमन हुड्डा बेसिकली हिसार से बिलोंग करती हूँ। हिसार के लितानी गांव की बेटी हूँ और खोखा खरकड़ी गांव की बहू हूँ, और गुड़गांव में रहती हूँ। मैं गुड़गांव में घर है, वहां पे रहती हूँ, और मैंने अपना एक प्ले स्कूल ओपन कर रखा है, मैं उसको चलाती हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ, कल्चर प्रमोटर हूँ, हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और अब मैं किसान डॉटर हूँ। जो मेन मुद्दा है आज हमारा किसानों का है, उस किसानों को मुद्दे को लेके हम काम कर रहे हैं। और वेरी फर्स्ट डे 27 तारीख से जब से टिकरी बॉर्डर पर यहाँ पर किसान आकर जमा हुए थे, हमारे भाई चाचा ताऊ लोग इकट्ठे हुए थे, उस दिन से अब तक हम यहीं पे डटे हुए हैं। डिफरेंट बॉर्डर्स पे जाते रहते हैं, पर मेन जो है हम यही टिकरी बॉर्डर पे रहते हैं। आज जैसे अरुणा जी कह रहे थे, तो आज टिकरी बॉर्डर पे हमने किसान क्रांति दिवस कैसे मनाया? हमने टिकरी बॉर्डर के स्टेज से शुरू करके जितने किसान धरने पे बैठे हुए हैं, हम 12 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके आए हैं। टोटल 25 से 27 किलोमीटर का एरिया है, वो हम कवर नहीं कर पाए, पर 12 किलोमीटर पैदल जाके डोर टू डोर हम सब लोगों से मिले, उनकी समस्याएं पूछी और उनका हालचाल पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई, आप सब लोग सुनकर भी खुश होंगे कि वहां कोई भी ये नहीं कह रहा जी हमें कोई प्रॉब्लम है, वो सब ये कह रहे हैं जी हम तो बड़े खुश हैं, हम यहाँ डटे रहेंगे और अंत तक डटे रहेंगे। तो यही है। और बाकी जैसा आपने पूछा आगे की रणनीति, तो आगे की रणनीति हमारे जो संयुक्त मोर्चा के नेता हैं वो लोग डिसाइड करते हैं, वो बड़े हैं, जैसे ही वो कॉल हमको देंगे वैसा ही हम आगे फॉलो करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सुमन जी। तो अरुणा जी, आप आगे प्रोग्राम शुरू करें। जैसे कि जैसे कि अभी मैं पहले धर्मेंद्र जी को कहूंगी, धर्मेंद्र जी अपनी बात रखें और डासा बादल का मैसेज हम लोगों को दें। धर्मेंद्र जी नमस्कार जी। हाँ बोलिए जी, पता है क्या जी, आज के दिन अगर सोचा जाए जी मैडम, तो हर किसान, हर बंदा, हर पक्षी, हर इंसान, हर हाथी, हर नौजवान परेशान है जी। और कहना ये है जी, आज के दिन अगर देखा जाए, दीन बंधु छोटू राम जैसे आज के दिन हमारा 10 मई के दिन अगर डासा बॉर्डर पे देखा जाए, तो जो आंदोलन आज के दिन हमारा मनाया गया, जो क्रांति दिवस, जो कि हमारे छोटू राम जो मिशन देश के जो बोले जाते हैं कि दीन बंधु छोटू राम, उनने एक नारा दिया था कभी अपने स्कूल में पढ़ते हुए दिल्ली के अंदर कि हे बोले किसान मेरी बात ले दो मान, और कि बोलना ले चीख मेरी दुश्मन ले पहचान। तो उन्होंने कहा था कि हे बोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक तो दुश्मन को ले पहचान। कि ये मैं सर छोटू राम मिशन का अध्यक्ष, नवयुग की तैयारी कर लो, समय परिवर्तन का आ गया और धरती पर इतिहास रचाने रोड पे किसान आ गया। जीत कर रहे ना, अब तो बनानी ऐसी मिसाल है, किसानों का नेक मकसद
पाक पावन साफ है और जीत कर रहे हैं ना। अब तो आन का सवाल है, आन का सवाल है, आन का सवाल है। मैं इसमें थोड़ा सत्यपाल सिंह गोलिया, सर छोटूराम मिशन का अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश का बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया। हाँ। कहा था मैंने धर्मेंद्र जी को कि अध्यक्ष जी को भी लेके आइएगा साथ में, ढासा बॉर्डर पे जो भी है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत जोशो खरोश से डटे हुए हैं और इस कोविड के टाइम में भी जो लोग आप सावधानी से अपना घर बार छोड़ के वहां पे बैठे हुए हैं, ये वाकई में एक यंग की में जो जंग चल रही है, जैसे दुश्मन को मार गिराने के लिए हमारे सेना नायक जुड़ते हैं। आप भी सेना नायक हैं जो अपने देश के भले के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। तो भगवान आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत कामयाबी भी दे और आपको आपके मकसद में कामयाबी मिले, ये काले कानूनों से आपका छुटकारा मिले और देश का भला हो। तो अरुणा जी आगे बढ़ाएं। अब अभी इन्होंने जैसे सर छोटू राम बोला, सर छोटू राम जी के बारे में प्रीत जी मैं बता दूं कि सर छोटू राम हरियाणा के बहुत बड़े, हरियाणा के क्या पूरे देश के बहुत बड़े किसान नेता और क्रांतिकारी थे। पाकिस्तान तक जी। हाँ, और इन्होंने अनाज मंडी का जो स्टार्ट किया सिस्टम, और किसानों के लिए बहुत ही जन कल्याण कार्य किए। और आज सर छोटू राम एक किसानों के सबसे बड़े नेता है और एक उनकी जो दिखाए हुए रास्ते हैं सब किसान आज उसी पे चलते हैं। तो इसलिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रवि आजाद जी से, रवि आजाद अपने बारे में बताए और किसान आंदोलन में और कैसे युवा किसान आंदोलन में बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इस बारे में थोड़ा बताए। रवि जी, रवि जी आपका म्यूट है, आपका म्यूट है, नीचे देखिए जरा लाल एक स्पीकर वाला। हाँ जी रवि जी। सबको सत श्री अकाल, सबको नमस्कार, जय किसान। मैं रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन से युवा प्रदेश अध्यक्ष, और मैं हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गांव बहल का रहने वाला हूँ। मैं लगभग पिछले 7 सालों से भारतीय किसान यूनियन में सेवा दे रहा हूँ, और हमेशा ये प्रयास रहता है कि कैसे आंदोलनों के माध्यम से जो सरकारों की दमनकारी नीतियां हैं उनका विरोध करके और किसान गरीब मजदूर को न्याय दिलाने का काम करें। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। और मुख्यतः जो अगर हम आंदोलन की बात करें, क्योंकि आज राजस्थान के एक बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं कुंभाराम आर्य जी, आज उनकी जन्म जयंती भी है और उनको भी मैं नमन करता हूं। और लगभग 2 तारीख से मैं अस्वस्थ था, तो इस संघर्ष में लगातार डटे सभी आंदोलनकारियों को भी मैं बहुत बहुत उनको नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। रही बात आंदोलन की, अगर हम बात करें तो आज ये जन आंदोलन बन चुका है। और इस जन आंदोलन की ये सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा ये कह रही थी कि हम बंगाल जीतेंगे, और जो किसान आंदोलन की अपील थी, बंगाल ने भी देश के ताज को बचाने का काम किया। और सीधे तौर पर किसान आंदोलन ने ये बात बता दी कि अगर काले कानून वापिस नहीं हुए, एमएसपी का कानून नहीं आया, या किसान को सह सम्मान वापिस घर नहीं भेजा गया, तो फिर भाजपा मुक्त अभियान भी पूरे देश में चलने वाला है। इस आंदोलन में युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। सब लोग कहा करते थे कि युवा पथभ्रष्ट हैं, युवा जो है वो देश को लेकर के चिंतित नहीं है, वो अपने मुद्दों को लेकर के चिंतित नहीं है। लेकिन आप पहली बार देखेंगे कि युवा बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा करके और इस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं, और इस आंदोलन में हर तरीके से अपना योगदान युवा बढ़ चढ़ करके दे रहे। और मुझे खुशी है कि वर्षों पहले जिस अभियान में हमने अपने आप को डालने का काम किया था, पूरा जीवन इस अभियान के लिए लगाने का काम किया था, आज पूरा युवा वर्ग इस अभियान के साथ है और बहुत मजबूती से आंदोलन में डटा हुआ। और निश्चित तौर पर चाहे आंदोलन कितना भी लंबा क्यों ना चले, लेकिन जीत किसान की होने वाली है और हार जो है वो अहंकार की होने वाली है। जी तो रवि जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी दो चार मैं आपसे कि एक तो आप हम सब देख रहे हैं
पूरा वर्ल्ड देख रहा है, इस सबकी निगाहें जो है इस मुश्किल भरे टाइम में किसानों पर ही जुटी हुई है, क्योंकि इस समय आप देखिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू चल रहे हैं, और इंडिया की जो सिचुएशन है इस समय फिजिकली लाइक कोरोना महामारी की वजह से बहुत ही क्रिटिकल चल रही है। तो ऐसे में कोई खास वहाँ पे सावधानियां, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई बंधु वहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो हेल्थ के लिए भी उनका थोड़ा होना चाहिए। तो ऐसे में वहाँ पे कोई सावधानियां वगैरह यूज कर रहे हैं उनको, जिनको मान लीजिए आप भी ठीक नहीं है तो उनको मेडिकल सुविधाएं या कुछ मुहैया हो रहा है? जी, जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, वहाँ जो सेवा करने वाले डॉक्टर हैं उनकी पूरी टीम बॉर्डर्स के ऊपर डटी हुई है, और पूरी फैसिलिटीज के साथ, जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज है मेडिकल साइंसेज की, तो हमने सबसे हम ये भी अपील करी कि सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, और साथ में आंदोलन को भी हमें प्रॉपर तरीके से चलाना है। और जो भी कोई अस्वस्थ होता है तो वहां जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है वो उनको ट्रीटमेंट देती है। अगर उनको एडमिट करना पड़ता है तो अलग अलग जैसे हॉस्पिटल बना रखे हैं, कहीं पर 20 बेड का है, कहीं पर 50 बेड का है, कहीं पर 100 बेड का है। तो हम अपील भी करते हैं सबसे कि वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, और अगर कोई बीमार होता है तो उसको पूरी मेडिकल फैसिलिटी उसको दी जाती है, और पूरे तरीके से हम मुस्तैद हैं। हम अपने परिवारजनों की, किसान भाइयों की तबीयत को लेकर के सारे आंदोलन के जो भी अगवा लोग हैं वो सारे चिंतित भी हैं, और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स की जो हमारी टीमें हैं वो प्रॉपर तरीके से वॉलंटियर्स के साथ मिलकर के इस काम को देख रही है। थैंक यू सो मच रवि जी। जी तो अरुणा जी आगे बढ़े। हाँ, मैं इसमें रवि जी की बात में एडिशन करते हुए बहुत जानकारी देना चाहूंगी कि जैसे मैं अभी पिछले दिनों 10 दिन पहले की बात है, जब दिल्ली में कोरोना को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत हुई हॉस्पिटल वगैरह की, तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ किसानों को, यहाँ लोगों को जब दिक्कत हो गई तो पता लगा कि सिंगू बॉर्डर का जो हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है, किसान भाइयों ने अपना बनाया हुआ है, और वहां पेशेंट वहां गए रात को। आप देखिए कि किसान आंदोलन तो कर ही रहे हैं, लोगों की जान पे जा रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। और जहां तक प्रीत हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ केयर का सवाल है, मैं पहले दिन से देख रही हूँ कि हमारे सारे बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे हो या गाजीपुर बॉर्डर पे हो, शाहजहांपुर बॉर्डर पे हो, पलवल पे हो, सिंगू बॉर्डर पे, पहले दिन से डॉक्टरों की टीम सब जगह है, पहले दिन से। जी रवि जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, एडिशन करना चाह रहे हैं? देखिए, ये केवल आपने बहुत अच्छी बात कही कि केवल हम अपना ध्यान ना रख करके, चाहे वो हमारे मजदूर भाई हों, चाहे किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, खालसा एड आप देखिए किस तरह से सेवा कर रही है। इसी प्रकार से मैं आपको हिसार का एक उदाहरण दूंगा। हिसार जिले में हमारा एक लांदड़ी टोल प्लाजा है, और उसी के पास एक अग्रोवा मेडिकल कॉलेज है, जहां पर मरीजों के लिए दिल्ली टोल प्लाजा से खानों को पैक करके, अलग अलग प्लेट्स में पैक करके, और दिल्ली जो हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है वो सब मरीजों को और उनके परिजनों को भी खाना उपलब्ध करा रही है। यानी कि ये जो पूरी महामारी है, इस महामारी में आंदोलन के साथ साथ सेवा के ऊपर जो हमेशा से आंदोलन की पहचान रहती है कि हम केवल अपने लिए काम ना करके सबके लिए काम करते हैं। तो इस तरह के हजारों उदाहरण हैं जहां पर किसान इस महामारी में पूरी तरीके से सेवा भी कर रहे हैं। जी इस बीच हमारे साथ सुरविंदर भी आ गए। सुरविंदर भी है ना? हाँ, हेलो सुरविंदर, आप अपने बारे में बताएं, अपने संगठन। मैं अभी जब हेल्थ की बात हो रही है तो एक मैं एडिशन कर दूं, फिर सुरविंदर का लगता है नेट चला गया है। आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका लगता है इनका नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जी। तो सुरविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुरविंदर जी, आपके बोलने से पहले मैं एक बार अपने दर्शक जगमोहन जी, कुलभूषण जी, कमलजीत जी, जो भी हमारे यहाँ पे, पारुल शर्मा, एवरीवन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम वॉच करने के लिए। हो सके तो प्रोग्राम जरूर शेयर करें, ये आपकी सपोर्ट है किसानों को,
ये जो भाई बंधु हमारे घर बार छोड़ के, बाल बच्चे अपना परिवार छोड़ के हमारे लिए, हमारे देश के लिए बॉर्डर पर जुटे हुए हैं एक नायक की तरह, एक फौजी जवान की तरह। तो आप लोग प्रोग्राम जरूर देखें और शेयर भी करें, ये आपकी सपोर्ट होगी इन लोगों को। हाँ जी सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आप बोले। सबसे पहले मेरे जितने सभी साथी जुड़े हुए हैं सबको जय श्री किसान, जय जवान, जय नौजवान। मेरा नाम सुरविंदर किसान है और मैं WFO का वो हूँ, राष्ट्रीय संयोजक, विश्व किसान एकता संघ। और हम 2017 से काम कर रहे हैं। 2017 में हम पहले साइकिल यात्रा पे निकले थे, खेती बचाओ नौजवान जगाओ। साइकिल यात्रा में पूरे भारत का भ्रमण करा। उसके बाद हम अब और भी देशों में जाने वाले थे, उसी के उस पे फिर कोरोना काल आ गया तो हमारी उस पे विराम लग गई। और पहले दिन से ही हम गाजीपुर बॉर्डर पे टिके हुए हैं। यहाँ हमने पूरी यूथ ने एक उसका भी पूरा वो शुरू करा था, वो लोग फार्मर्स, जहाँ पे हमने निस्वार्थ भाव से सारी चीज यहाँ पे मिलती थी। मैं आपकी मेडिसिन सुविधाएं, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को कोलगेट चाहिए, जो भी सुविधाएं थी उसमें एम्बुलेंस से लेके हमने उसकी व्यवस्था कराई थी गाजीपुर बॉर्डर पे। और अब भी हम टिके हुए हैं। हमारा एक ही मेन मूल है नौजवानों को, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और आज यहाँ इस देश में 70% से ज्यादा लोग खेती करते हैं। लेकिन आज हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खेती उत्तम थी, लेकिन आज खेती बिल्कुल घाटे का सौदा बन गई है देश में। तो हम सब नौजवान मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं कि खेती को कैसे मुनाफे का सौदा बनाया जाए, क्योंकि खेती से ही पूरा मतलब देश का स्ट्रक्चर चलता है। आज खेती सुरविंदर जी नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ रवि जी, आप कुछ बोल जी मैं तो देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि करीब करीब आप ये लगाइए कि आज 160 दिन से आंदोलन आगे बढ़ चुका है और इन 160 दिनों में हमने ये देखा कि इस देश में कौन कमाने वाले हैं, कौन लूट के खाने वाले हैं और कौन इस देश की जो असली ताकत है किसान। और किस तरह से राजनीतिक दलों ने, मैं केवल भाजपा की बात नहीं करूंगा, अगर मैं सभी दलों की बात करूं तो समय समय पर अलग अलग दलों ने हमें मिल करके लूटने का काम किया, हमें बर्बाद करने का काम किया। आज आप देखिए महामारी के दौर में हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो 90,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को बेच देते हैं और उसके बाद फिर वो 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 6 गुना दामों में खरीदते हैं। भूटान जैसे देश जो हमारे रहमो क्रम पर रहते हैं, भूटान जैसे देश ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हैं और हिंदुस्तान ये कहता है कि हमारे पास टैंक ऑक्सीजन के लिए टैंक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आजादी के 75 साल बाद भी सांसों तक की कालाबाजारी नहीं रोकी जा सकी, रेमडेसिविर जैसी जो दवाइयां थी उनकी कालाबाजारी नहीं रोकी जा सकी। तो फिर अगर तीन काले कानून लागू हुए तो फिर कैसे देश के गरीब आदमी को अनाज मिलेगा, कैसे आवश्यक वस्तुएं उसको मिलेंगी, कैसे गरीब आदमी अपना पेट भरेगा। तो लड़ाई किसान लड़ रहे, लेकिन लड़ाई ये सब वर्गों की है, सब जाति और सब धर्मों की है और ये बात देश को समझ में आ रही है और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और सारी सिचुएशन हेल्थ की अगर हम देख लें तो पूरी तरह से भारत की सरकार हो चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, पूरी तरह से फेल हुई है। लोग अपनी जान की खुद चिंता कर रहे, अगर सरकार के भरोसे कोई सोचे मेरी जान बचेगी। अभी आप ये देखिए कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, अरुणा जी और जो हमारे कौर जी हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, RT-PCR हो रहा है, RT-PCR भी ऑथेंटिक नहीं है। जिसको कोरोना है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, जिसको नहीं है उसका पॉजिटिव आ रही है। बताने वाले तो यहाँ तक बताते हैं कि जिसको जैसी रिपोर्ट ले दे करके बनवानी हो वो वैसी रिपोर्ट भी बनवा सकता है। तो इस कोरोना की आड़ में बहुत बड़ा खेल भी खेला जा रहा है जो एक गंभीर विषय है। बिल्कुल किसानों के इन्होंने सही कहा, क्योंकि देखिए कि आजकल इंडिया में इतनी धांधलेबाजी, कोरोना महामारी को भी एक बिजनेस बना लिया गया है। हालांकि मैंने एक कल परसों ही न्यूज सुनी है कि एक नदी में, दरिया में बहुत सारे जो इंजेक्शंस हैं, मेडिसिन है और जो किट्स हैं टेस्ट वाली,
वो पाई गई है बिल्कुल ब्रांड न्यू, जो किसी काला धंधा करने वाले ने, जो से करके स्टॉक रखते हैं, काला बाजारी वाले ने पुलिस के डर से, किसी के डर से वो नकली थी प्रीत जी, वो मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया उस वीडियो को, पता लगा कि वो नमक और ग्लूकोज में बनाई नकली दवाइयां थी, पकड़ा ना जाए इसलिए उसने बहा दी। हाँ देखें आप क्या क्या देख हाल लीजिए हो क्या गया क्या हो रहा है। और एक और देखें, मैंने अभी परसों रोज देखा कि जो किट है जिससे कोरोना टेस्ट किया जाता है, उस किट को बनाने का काम एक बस्ती में बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे। मेरे पास वो वीडियो जो आया वो मैं इस समय शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो फोन में है, तो इस समय शेयर करना मुश्किल है, अदरवाइज मैं शेयर करती, मैं कमेंट में प्रोग्राम के बाद जरूर शेयर करूंगी कि छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी खुद का संभालना नहीं आया वो रैपिंग कर रहे हैं। हाँ जी, सुमन हुड्डा कुछ बोलना चाहेंगी? सुमन जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी मैम, मैं कोरोना के बारे में ही बात करना चाहूंगी कि पिछले साल से ये प्रॉब्लम आई हुई है, 1.5 से ज्यादा साल हो गया है इस बात को हुए। तो सरकार जब अवेयर थी कि फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आएगी, तो सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? हम अपने टैक्स पे कर रहे हैं, हम सरकार की हर बात को मान रहे हैं, हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, तो क्या सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में कामयाब हुई? वो सबको दिख रहा है कि कितनी कामयाब हुई। तो हम यहाँ ये कहना, बिल्कुल भी नहीं हुई जी, और हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि जब सरकार अब बोल रही है कि थर्ड वेव भी आएगी और वो बच्चों के लिए नुकसानदायक होगी, तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि आप बताएं कि आपने थर्ड वेव को रोकने के लिए और हमारे बच्चों के बचाव के लिए क्या प्रबंध किया हुआ है। हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम सबको हेल्प कर रहे हैं इंसानियत के नाते। सरकार अब क्या सिचुएशन हो गई है कि लोग ये कहते हैं भी कुछ भी हो आप जो है हॉस्पिटल मत जाइएगा, हॉस्पिटल जाएंगे तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, अगर आप घर हैं तो आप सेफ है, और अगर हॉस्पिटल में बॉडी जाती है तो कई केसेस ऐसे भी आए हैं कि जिंदा इंसान को पैक कर दिया गया है, जिप अप कर दिया गया है, उनके घर वालों ने चेक किया तो वो जिंदा निकले। तो ये हम फेल नहीं है, ये सिस्टम फेल है, और इस सिस्टम को दुरुस्त करना सरकार की ड्यूटी है। हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले सरकार ये बताए कि क्या वो इस सिस्टम को दुरुस्त करेगी या नहीं करेगी, सरकार क्या कदम उठा रही है। जी बिल्कुल सुमन जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं अपने हर शो में और जब भी बात आती है इंडिया में इस सिचुएशन की, तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए मैं वहाँ, हम लोग यहाँ पे रहते हैं अपने देश से दूर, लेकिन फिर भी हमारी आंख उधर ही रहती है। तो हम लोग ये हमारे ख्याल से, और मैं स्पेशली अपनी सोच से कहूँ कि इस हालात के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। घर में आग लगी थी, घर में आग लगी है, आपके घर के अपने परिवार को बचाने की बजाय आप विदेशों में दौरे कर रहे हैं। आप एक तरफ से कोरोना महामारी, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में भयानक स्थिति उस समय थी, लेकिन इंडिया सही था, भारत सही था। आपने किसान आपके हकों के लिए तड़फ रहे हैं, आपको चाहिए था अपनी दिल्ली को बचाते, आप किसानों को सुनवाई करते, उनके हक उनको देते, वो अपने घरों में जाते, अपने परिवार के साथ रहते, दिल्ली की गैदरिंग खत्म होती, दिल्ली की गैदरिंग खत्म होती तो आप किसानों के हक उनको वापस मिले होते, पूरा भारत आपके साथ होता, आपको बंगाल जैसी जो आपने रैलियां की है जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप पब्लिक की, पूरे भारत की, पूरे वर्ल्ड की सहानुभूति सरकार के साथ होती कि सरकार जो हमारे मोदी की प्रधानमंत्री वाकई में हमारे राजा साहब है जिन्होंने न्याय किया। और आप भारतीय मीडिया बोले ना बोले, मैं इस बात से नहीं डरती कहने से कि इस सब को फैलाने के लिए, इस स्थिति से जो हम लोग गुजर रहे हैं, दूसरे देशों पर ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, हर एक चीज के लिए दूसरे देशों पर जो निर्भर है हमारा भारत, उस सब के पीछे सरकार खुद ही जिम्मेदार है। सेकंड नंबर पे पब्लिक आती है जो एक राजा से दुखी होके भी उसकी रैलियों में लाखों की तादाद में पहुंची। धर्मेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए धर्मेंद्र जी कुछ बोले। मैडम, अब मैंने अपने भाई रवि की आवाज सुनी, हर जगह वे पहुंचे, हर किसान आंदोलन के अंदर पहुंचे। मेरा कहना ये है भारत सरकार से, जो हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार है अपने इंडिया के अंदर, मेरा कहना उनसे ये है, जो दिल्ली के अंदर आईसीआर थे,
जो आज के अंदर नहीं, आदमी कहते कि काम ये धर्मेंद्र जी, यहाँ मैं टोकूंगी, यहाँ किसी मिनिस्ट्री का, किसी डिपार्टमेंट का हम ये सब कोई जी। चर्चा नहीं करेंगे, मुझे मालूम है इस बारे में। और हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, Right, हम जी, इस बारे में नहीं मैडम बात एक बात, करेंगे। जी एक बात आप और कहना किसानों है की मैडम बात कीजिए। हाँ, किसानों जी, की बात किसानों की कीजिए बात ये कहना जी मैडम कि आज के दिन हम 10 अप्रैल को जब भी हमारा 1883, 80, 81 हमारा जो दीन बंधु छोटू राम का जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर 1881 को जन्म हुआ था, और हमारे किसानों के मसीहा रहे कि आज के दिन अगर देखा जाए वो दिल्ली के अंदर भी पढ़ाई की उनने, और उनते आगे आगे बढ़ते रहे और चलते रहे। कहना अब ये है कि मैडम आज के दिन जो दीन बंधु छोटू राम जो पूरे भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए जिसने लड़ाइयाँ लड़ी, हर किसी को हर चीज दी, और उसके अंदर कहना ये है मैडम आज के दिन हमारा आदमी किसान भाई जो रोड के ऊपर आ गया, 36 बरादरी हमारी आज के दिन जो रोटी के लिए तरस रही है, कभी कोरोना के बहाने से, कभी किसी चीज के बहाने से। तो आप इसके अंदर बताओ कि हमारा कहना ये है जो कि देखा जाए अध्यक्ष की एक बात सुनना। बोल बोल। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं सर छोटूराम मिशन का अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश का बोल रहा हूँ। जी बोलिए। नवयुग की तैयारी कर लो, समय परिवर्तन का आ गया, और धरती पर इतिहास रचाने रोड पे किसान आ गया। वही तो, यही तो आज हाँ। इसीलिए तो 10 तारीख को क्रांति दिवस मना रहे हैं हम। क्रांति दिवस क्रांति मना गया दिवस में इसीलिए बोलिए तो। छोटू राम की क्रांति, सर छोटू राम जी की हाँ। क्रांति पे कुछ बोलिए आप। हाँ बोलो, उसकी क्रांति में जी जीत कर रहे ना, अब तो आन का सवाल है। किसानों का नेक मकसद पाक पावन साफ है, मानता सबको बराबर ऐसा ये इंसाफ है, और जीत कर रहे ना, अब तो आन का सवाल है। संत चेरों ने अपनी माँ को ही ललकारा है, और जीत कर उनको ये कह दो लो यो जवाब हमारा है। हम भी अपनी भारत माँ के वीर सच्चे लाल हैं, और जीत कर रहे हैं ना, अब तो आन का सवाल है, आन का सवाल है। इनको अभी पता ही नहीं है कि बनानी है ऐसी मिसाल है, और जीत कर रहे हैं ना, अब तो आन का सवाल है। वाह जी, बहुत खूब। तो सुरेंद्र हाँ। जी, आप बहुत खूब। सर छोटूराम कह गए थे, अध्यक्ष जी सुनो। हाँ, अध्यक्ष जी ये बताइए कि सरकार कह रही, आप किसान कानून, अध्यक्ष जी बोल, इधर सुनिए मुझे। अध्यक्ष जी, आप, सरकार कह रही है कि हमने तो कानून, किसी कृषि कानून आपके फायदे के लिए बनाया है। अच्छा, आपकी ये फायदे के आपकी लिए क्या नहीं राय है बना, इस पे? सरकार कहती है फायदे मैं के तो, लिए हम नहीं तो बनाया, किसानों का फायदे फायदा के लिए कराना तो- चाहते हैं। अच्छा, ये हमारे लिए फायदा कराना चाहते हैं। हम अपने फायदे की अपने आप सोचेंगे कि ये सोचेंगे हमारे फायदे की। ये बात तो सोचनी सही चाहिए कह ना। रहे हैं, वो कह रहे थे हम आपका फायदा करा रहे हैं जी, जो आपको चाहिए नहीं है। हाँ, वो हमको दे रहे हैं। हाँ, वो 8 आपको नंबर दे का रहे हैं। जूता, 8 नंबर का जूता 7 नंबर वाले को फंसा रहे हैं। चलिए ठीक है। अब सुरविंदर फिर आगे। सुरविंदर, तुम्हारा नेटवर्क बहुत खराब है, इनका फिर से कट गया नेटवर्क। फिर सुरेंद्र कट जी, गया इनका। हाँ अब जी, सुन, इनका नेटवर्क फिर कट गया। रवि जी फिर से सरकार जी। कह रही है कट कि गया तो कानून तो आपके फायदे के लिए बनाए हैं। देखिए, जरा ये इनके बहुत फायदे ही, गिना दीजिए हमें भी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ जी, फायदे हो रहे हैं। फायदा ये हो रहा है कि अडानी के साइलोज बनाए जा रहे हैं। फायदा ये हो रहा है कि हरियाणा की हमारी 4 जिलों में 17 मंडियों को तोड़ दिया गया है। और फायदा ये हो रहा है कि भूख का व्यापार करने की तैयारी है। और फायदा ये हो रहा है कि कॉरपोरेट हाउसेज का कब्जा इस देश के अन्न भंडार पर हो। ये बहुत बड़े फायदे की तैयारी है। और जो हमारा एपीएमसी एक्ट के तहत जो बना हुआ पूरा एक मैकेनिज्म था, उसको पूरा तोड़ने की तैयारी की जा रही है। बार बार ये बात आती है कि हमने किसान के फायदे के लिए बनाए,
हमने ये कहा भाजपा वालों को कि एक फायदा गिनवा दीजिए इनका। ये कह रहे हैं कि हम गांव गांव में जाकर के कानून समझाना चाहते हैं, लेकिन लोग हमें गांव में, किसान हमें गांव में आने नहीं दे रहे हैं। तो हमारा इनको ये सवाल है कि आप भी बहुत वरिष्ठ हैं, कानून बनाने से पहले समझाए जाते हैं या कानून बनाने के बाद समझाए जाते हैं? ये भाजपा वालों ने भी कानून अब आंदोलन चलने के बाद पढ़े, क्योंकि इनको भी पता ही नहीं था कि इन कानूनों के अंदर क्या है, क्योंकि ये WTO के सहयोग से और कॉर्पोरेट हाउसेस के सहयोग से एक ड्राफ्टिंग करके इनको दी और जो इन्होंने हूबहू लागू करने का काम किया। अभी बात ये आती है, अभी सुमन हुड्डा जी कह रही थी कि इन्होंने हमारे बच्चों के लिए, अभी बोला इन्होंने कि हमारे बच्चों के लिए जो है नहीं, इन्होंने क्या प्रबंध किया, मैं वो बात कहना चाह रहा था। तो मैं सुमन हुड्डा जी को ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो इनके बच्चे नहीं है RSS वालों के, और इनकी एक थ्योरी रहती है कि ना घर बसा हमारा ना बसने दे तुम्हारा। लोग कोरोना से पता नहीं मरेंगे या बचेंगे, लेकिन अरुणा जी आप ये देखिए कि लोगों के काम बंद हो चुके हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग बहुत बुरी अवस्था में। अगर ऐसे ही चलता रहा देश तो भले भले लोगों को मैं भूख से मरते हुए आपके सामने दिखाने वाला हूं कि कैसे लोग भूख से मरेंगे। सारे धंधे चौपट हो चुके हैं। और भाजपा क्या कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी संसद भवन बड़ा वो आवश्यक उसके अंदर डाल करके संसद का निर्माण कर रहे, अपने रेजिडेंस का निर्माण कर रहे। ये इनकी गंभीरता है RSS वालों की और सरकार में बैठे हुए लोगों की। और एक भी फायदा अगर ये 3 कृषि कानूनों का गिना दे पब्लिक के बीच आकर के, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बात होगी, क्योंकि कोई फायदा है ही नहीं। जो गवर्नमेंट का सेक्टर था उसको प्राइवेट कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ये जो तीनों कानून हैं ये संविधान विरोधी हैं। जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, भारत के संविधान में पीछे जब सूची दी हुई है कि ये अधिकार राज्य के हैं, ये अधिकार केंद्र के हैं, तो तीनों कृषि का जो सेक्टर है वो राज्य का सेक्टर है, लेकिन उसको केंद्र ने कैसे कानून बना दिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र विरोधी कानून है, ये किसान विरोधी कानून है, ये हिंदुस्तान विरोधी कानून है और ये अंबेडकर विरोधी कानून है, जो संविधान के खिलाफ जाकर के अडानी अंबानियों के लिए इन कानूनों का निर्माण किया गया। हेलो, आप लोग बीच में मत बोलिए जब कोई बोल रहा हो, आपसे निवेदन है। ये अरुणा जी हमारे जो डांसा बॉर्डर वाले हमारे प्रधान जी और हमारे भाई हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं। इनको झज्जर जिले से आते हैं, इनको तो मैं बहुत इनके संघर्ष को भी दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बहुत लगे हुए हैं ये लोग। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा मोर्चा चला रहे वहां पे। लेकिन 4 लोग इकट्ठा बोलेंगे ना फिर इको हो जाएगा, किसी की आवाज समझ नहीं आएगी। इसलिए एक खत्म कर ले अपनी बात, दूसरा एक दूसरे के बीच करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी तो जानते हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए एक खत्म कर ले, दूसरा बोल ले। हाँ रवि जी आप बोल रहे थे, आपकी बात जी। मैं अरुणा जी एक इस मामले में एक अंतिम बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वही सरकार है मोदी की जो संविधान के पुतले जलाया करती थी और अंबेडकर के पुतले जलाया करती थी, संविधान की प्रतियों को आग लगाया करती थी। आज ये जो कानून है, सबसे बड़ी जो बात है वो ये संविधान के विरोध में है, क्योंकि कृषि का जो पूरा सेक्टर है वो राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन इन्होंने कैसे कानून बनाए राज्यों के अधिकारों पे डाका डाल करके, क्योंकि ये जो भी कानून लेकर के आ रहे हैं उनमें पहला प्रावधान ये करते हैं आप कोर्ट नहीं जा सकते, दूसरा प्रावधान ये करते हैं कि सीधा वो सेंटर के अधीन चला जाए। कहीं ना कहीं राज्यों की जो सरकारें हैं उनको भी ये कमजोर करके और उनके अधिकार छीन करके, और ये देश में जो लोकतंत्र की हमारी शक्ति है कि जो पावर्स हैं वो बटी हुई हैं, उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार क्या करना चाह रही है, जो हमारी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उनका केंद्रीयकरण करना चाहती है, सब कुछ दिल्ली से चलाना चाहती है, जबकि सरपंच से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक शक्तियां बटी हुई हैं। लेकिन यहाँ तो विकेंद्रीकरण करने की बजाय जो है ना केंद्रीयकरण किया जा रहा है नए नए कानून बना करके, और ये कह रहे हैं कि ये कानून किसानों को समझ में नहीं आए। जिन किसानों ने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया उनको कानून समझ में नहीं आएंगे। लेकिन हम इनको ये बात बताना चाहते हैं मोदी जी को कि अगर आप क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनको चाय बनानी आती है कि नहीं आती है, लेकिन देश बेचना बहुत अच्छी तरह से आता है
और लगातार 7 सालों में 30 से ज्यादा संस्थाएं बेचने के बाद और अगली संस्थाओं का नंबर लगा हुआ, अभी बैंकों का नंबर आ गया, जिसमें मीटिंग तो थी कोरोना के ऊपर, हाई लेवल मीटिंग थी, कोरोना पे तो कोई फैसला कर नहीं पाई सरकार, लेकिन आईडीबीआई बैंक को बेचने का फैसला जरूर किया गया कि अब इस बैंक को बेचने का नंबर है। कॉर्पोरेट हाउसेस को केवल और केवल सारे लोग ये कहा करते थे शुरू में कि भाई मोदी को क्या औलाद है, वो तो बे औलादा है, वो धन लेकर के कहां जाएगा। लेकिन आज हम ये बात कह रहे हैं कि मोदी को औलाद हैं और 2 औलाद हैं, दत्तक पुत्र हैं अडानी अंबानी, जिनके लिए वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम लोग आपकी बात से सहमत हैं कि चाय बेचते बेचते उनको बनानी आई कि नहीं, लेकिन बेचना अच्छे से आ गया, इसीलिए उन्होंने देश भी बेच दिया। और एक भी संस्था नहीं बनाई जी। 7 साल में मोदी सरकार ने, इन्होंने पिछली सरकारों की क्रिटिसिज्म किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7 साल में एक भी संस्था का निर्माण इस देश में किसी भी सेक्टर में नहीं किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बेचने का काम किया गया। नहीं, उन्होंने किया, पुतले बनवाए, पुतले बनाने पर और विदेशी दौरों पर उन्होंने बहुत जोर दिया, ये बहुत भले का काम। एक सबसे बड़ा उन्होंने, एक जो हम लोगों को उनका एहसान मानना चाहिए, सबसे बड़ा काम जो सबको पता जो उन्होंने किया, जो हमारे बहुत फायदे के लिए, कि उनकी संतान रियल में नहीं है। नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि अच्छे लोग फैलते हैं तो अच्छा ही होता देश का, और उनके जैसा कोई उनका बेटा भी होता तो हम लोगों के लिए और विपदा हो जाती। सो उन्होंने ये अच्छा काम किया कि उन्होंने अपनी संतान कोई पैदा नहीं की, ये अच्छा काम, इसके लिए हमको शुक्रगुजार है। बाकी उन्होंने देश को बेचने का काम खूब अच्छे से किया है। देश की बदनामी जो इस समय हो रही है, ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से करवाई है। इस सब के लिए वो जिम्मेदार है, और जिम्मेदार इसलिए वो अभी भी उनके पास टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी वो मौका संभाल ले। अपने जो किसान, उनकी अपनी प्रजा है, एक हिसाब से प्रधानमंत्री देश का राजा है, तो अपनी प्रजा को संभाले, उनके हक उनको वापस दे। कोरोना जैसी विपदा जो फैली हुई है, समय रहते हॉस्पिटलों के निर्माण की बजाय करोड़ों करोड़ों की लागत से जो पुतले बनाने का काम हुआ है, अभी ये कर लें कि कम से कम वो कैंप लगाएं। बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम है, ग्राउंड है, वहां पे जाके, हॉस्पिटल नहीं है तो इमरजेंसी कैंप लगाएं, टेंट लगाएं, डॉक्टर वहां पे, जो बच्चे बेरोजगार डॉक्टर की, देखो एमबीबीएस करके भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी नर्सें जो मेडिकल कोर्सेज करके इस समय बेरोजगार हैं, उनको सेवाएं, उनकी सेवाएं ले, उनकी हेल्प ले, उनको इकट्ठा करे, हायर करे, जो जनता है उनको इलाज मुहैया करवाए फ्री में। जैसा कि सुरविंदर जी ने कहा, आई थिंक रवि जी ने कहा कि बहुत सारी धांधली हो रही है कोरोना के नाम पे भी। मैंने बैठा हुआ, आपके द्वार पे बैठा हुआ है, इन्होंने तो वो हालत कर दी है कि जैसे आपके घर कोई आके बैठ गया है, आप ऐसे मुंह उधर करके ना जैसे चले जाते नहीं है कि मैंने देखा ही नहीं है। या एक कोल्लू का बैल नहीं होता कि जिसको ये पहना दिया जाता है, बस तू घूमता जा, तेल निकालता जा रहा, वो स्थिति की हुई, अपनी की हुई है कि हमें किसानों के आंदोलन को, उनकी समस्या को देखना ही नहीं है। सुमन जी, आप महिलाओं के बढ़ती, किसान आंदोलन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पे कुछ बोलेंगे? जी, पहले एक पॉइंट और, जी आपकी बात के पॉइंट में भी कुछ कहना चाहूंगी कि आज हम जब विजिट पे थे तो किसानों ने हमें क्वेश्चन किया कि बेटा ये सबको कोरोना हो रहा है और सब लोग मर रहे हैं, ये मोदी क्यों नहीं मरता। दूसरा क्वेश्चन एक और था कि इतनी बद्दुआ लेके ये कहाँ जाएगा, इतने लोगों की बद्दुआ मिल रही है इसको, तो ये मर क्यों नहीं जाता। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन था जैसे रवि जी का कि इनके 2 पुत्र हैं, मैं कहूंगी जी तीसरा भी गोद ले रखा है रामदेव बाबा, तो आजकल कहाँ है, दिखाई नहीं दिए जी। कोरोनिल किट जो थी कोरोना काल में उन्होंने लॉन्च की थी, कहाँ है वो कोरोनिल किट, और कहाँ है वो रामदेव जी जो सेवा का, और मतलब हम गौओं से, गौमूत्र से ये सेवा कर देंगे, हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, आजकल कहाँ है वो, दिखाई क्यों नहीं देते। और तीसरी बात, वो कहते हैं कि किसानों को कानून समझ में नहीं आया।
मैं ये कहना चाहूंगी कि समस्या ये आ रही है सरकार को कि किसानों को कानून समझ में आ गया है। हम लोगों ने कानून को समझ के काले कानूनों पे एक किताब लिख दी है और इस किताब को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आप पढ़ें कि काले इन कानूनों में काला क्या है। तो क्या सरकार ने ऐसी कोई बुक या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं जो वो हमें दे सके और बताए कि इसमें अच्छाई क्या है? दूसरी बात, जैसे रवि जी कह रहे थे कि सरकार डोर टू डोर जाके, गांव विलेज टू विलेज जाके प्रचार करने की या लोगों को समझाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए बात कह रही है। मैं उनको कहना चाहूंगी कि आपकी दिल्ली के बॉर्डर्स पे क्रीम सब नेता बैठे हैं, आप लोगों को तो बाद में समझाना, पहले उनको तो समझा लो। अगर आप उनको समझा लोगे तो पीछे वाले तो अपने आप समझ जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि किसान को कानून जो है, ये तीनों काले कानून समझ में नहीं आए हैं। आपकी दिक्कत यही है कि किसान ने उनको सही पकड़ लिया है और आप अब उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। और महिलाओं की बढ़ती भूमिका के लिए अरुणा जी कहना चाहूंगी कि महिलाएं जोर शोर से इस आंदोलन का हिस्सा थी, है और आगे भी रहेंगी। अब संयुक्त मोर्चा की कॉल की वो इंतजार में है कि संयुक्त मोर्चा एक कॉल करे और हम फ्रंट पे जाके हमारे भाइयों से, चाचा ताऊओं से, किसान नेताओं से भी आगे हम लोग खड़े हो और इस आंदोलन में हम सबसे पहला बलिदान भी अगर हमें देना पड़े तो उसको देने के लिए भी हम तैयार रहें। जी सुमन जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप लोग जो इतने टाइम से जुटे हुए हो, तो अभी इस हालात में भी, जबकि बहुत डिफिकल्टी है, जो हमने चर्चा भी की है इस समय, तो क्या मतलब कुछ सरकार की तरफ से आपको कोई उम्मीद बनती नजर आ रही है इस वक्त की कुछ वो सुनवाई होगी या कुछ करेंगे कि नहीं इस स्थिति से निपटने के लिए? फिलहाल मैम ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ना ही सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस है। आज हमने सबके मोबाइल पे एक मैसेज देखा कि प्रधानमंत्री जी किसानों से, मुझे वो पूरा एक्यूरेट मैसेज याद नहीं है, अभी कुछ देर पहले देखा था, कुछ लोगों के इनबॉक्स में था कि प्रधानमंत्री जी कुछ लोगों से मिलना, मतलब किसानों से बातचीत करना चाहेंगे। डेट भी दी हुई है उसमें, शायद परसों की है, सुबह 11 बजे। तो दूरदर्शन के माध्यम से जुड़े। तो प्रधानमंत्री जी तो हर बार आ जाते हैं मन की बात सुनाने, वो किसानों के साथ बात करने थोड़े ना आ रहे हैं। लोग उस आधे मैसेज को, ऊपर वाली 2 लाइन को पढ़ के बड़ा खुश हो रहे हैं, वो नीचे वाला पढ़ ही नहीं रहे हैं। जबकि अगर वो उसको पूरा मैसेज को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उनको कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो सरकार अभी किसी भी मूड में नहीं है, जबकि इतना नुकसान होने के बाद सरकार को सोचना चाहिए। और बंगाल में जो उनको आईना दिखाया गया है, इन चुनावों में जो आईना दिखाया गया है, उस चुनावों से कुछ शर्म करके और उनको झुक के आगे आके बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अरुणा जी, आपका कोई गेस्ट है जो ज्वाइन करना चाहता है? नहीं तो असल में नेटवर्क की यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या 2 लोग मैं देख रही हूँ आज आ रही है, कुछ आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये आई नो कि इंडिया में इस समय हर चीज की प्रॉब्लम है, ये नहीं कि सिर्फ नेटवर्क की भी। रवि जी, जैसे कि मैं बोलना ये चाहूंगी कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हो रहा है और किसान आंदोलन बेअसर हो गया है और किसान में फूट पड़ गई है। किसान तो अब जो बॉर्डरों पे बैठे हैं वो किसान नहीं है। इसमें रवि जी आपका क्या कहना है? मैं तो देखती रहती हूँ, आप किसान नेता, मैं तो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से देखती हूँ। मैं तो सबको कहती हूँ कि आप जाओ, मैं ये कर सकती हूँ, किसानों के बीच खड़े होके लाइव कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ कितने किसान हैं, कौन किसान नहीं है। मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ, देख रही हूँ। लेकिन एक किसान नेता इस बारे में क्या राय रखता है, मैं उनसे ज्यादा बात करना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो किसान आंदोलन का जो असर है, आज 75 साल बाद जो एक बहुत बड़ा जो जन आंदोलन बना, और उसका असर ये हुआ कि किसानों को तो इसने इकट्ठा किया ही किया, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को भी इस आंदोलन ने एक सूत्र में पिरोने का काम किया। दूसरी बात, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि कितना असर है इस आंदोलन का, ये बात मोदी जी से पूछनी चाहिए जाकर के और भाजपा वालों से पूछनी चाहिए। रही बात, इन्होंने तमाम साजिशें हमारे खिलाफ रची हैं, ये खालिस्तानी से शुरू हुए थे।
और आज ये आते आते जो है अलग अलग, कभी इन्होंने बड़े छोटे किसानों में बांटा, कभी आड़ती में बांटने का काम किया गया, कभी कांग्रेसी कहा, कभी कुछ कहा। लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो पूरा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा, पूरा मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। भाजपा जो भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है वही हमारी ताकत बनती है, और हमेशा ताकत बनी है और भविष्य में भी ताकत बनेगी। और वो दिन भी आएगा जो इस आंदोलन का एक नारा है कि बिल वापसी होगी तो ही घर वापसी होगी, नहीं तो 2024 तक भी हम आंदोलन चलाने के लिए तैयार हैं। और जरूरत पड़ेगी, अगर हमें कुछ हुआ और हमारा नुकसान हुआ तो निश्चित तौर पर ये जो मोदी सरकार है ये हमेशा इतिहास के पन्नों में चली जाएगी। भाजपा को लोग इतिहास में पढ़ा करेंगे। जैसे हम अगर कहें कि जैसे हम डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं कि भाई डायनासोर हुआ करता था, हमने कभी देखा नहीं, लेकिन इस आंदोलन का बहुत मजबूत स्तंभ है कि भाजपा के भी वो दिन आ सकते हैं। सरकार अगर समय रहते जागे तो जो कुछ थोड़ा बहुत उसकी इज्जत बची है वो बचती रह जाएगी, नहीं तो भविष्य ऐसा होने वाला है कि इनको हे दृष्टि से, आज आप देखिए हरियाणा के अंदर कोई भाजपा का आदमी कार्यक्रम नहीं कर सकता, जो इनके साथ बैठा है वो कहीं पब्लिक के बीच नहीं जा सकता। तो 75 साल बाद अभी तो ये तो अभी लॉकडाउन लगा रहे, हरियाणा में तो हमने बीजेपी वालों का लॉकडाउन लगाए हुए आज 160 दिन हो चुके हैं, इनको फार्म हाउसों से बाहर नहीं निकलने दिया है। तो ये बात बीजेपी वाले अच्छे से जानते हैं कि हम कितने असरदार हैं और यह आंदोलन कितना असरदायक है। और अगर उनको लगता है कि गिने चुने लोग हैं तो वो बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई करके देख लें, आंख उठा करके देख लें, पता लग जाएगा उनको कि आंदोलन कितना बड़ा है और कितनी ताकत इस आंदोलन के अंदर है। जी बिल्कुल रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग भी यही महसूस कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि अभी भी सुमन हुड्डा कुछ बोलेगी कह रही। हाँ जी सुमन जी, आप जी, आज ये कहना चाहूंगी कि आजकल ये रिपोर्ट जाती है, मतलब सीआईडी वाले आके पूछते हैं कि कहाँ पे कितने किसान बैठे हैं, किस हट में कितने हैं, आगे जाके रिपोर्ट दी जाती है कि किसान तो बहुत कम हो गए हैं। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि हम कम नहीं हुए हैं। हमारे घरों में, गांवों में जो हमारा भाईचारा बैठा हुआ है वो हमारी एक फोन कॉल के इंतजार में है। इसलिए किसानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे, और अगर हिम्मत करेगी तो अगले 2 घंटे के अंदर वो इस कानून में, इस जो आंदोलन है या इस बॉर्डर पे, हर एक बॉर्डर पे जो संख्या है वो उसी तरीके से बढ़ जाएगी जैसे पिछली बार कानून को तोड़ने की या हमें तोड़ने की कोशिश की थी। और जिस तरीके से पिछली बार लाखों की संख्या में किसान जमा हो गए थे एक कॉल पे, फिर से वो इसी तरीके से बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएंगे। इसलिए सरकार हमें कमजोर समझने की हिम्मत बिल्कुल भी ना करे, और हटाने की तो सोचे भी ना। सोचे तो सिर्फ अब इस बात पे सोचे कि हमारे साथ आके बातचीत कैसे करेगी, हमारी समस्याओं को हल कैसे करेगी, और किसानों से माफी मांग के उनको घर कैसे भेजेगी। जी बिल्कुल सही सुमन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तो दिन पूरे देश का पेट भरता है, पूरे देश का पालन पोषण जो है, देखो हर चीज के बिना इंसान जी सकता है इस धरती में, जीव जो है भोजन के बिना नहीं, जिंदगी जीवन जो है भोजन के बिना नहीं है, और भोजन जो है हमें किसान ही मुहैया करवाता है। तो वो किसान कैसे कमजोर हो सकता है जो सभी जीवों का पेट भरता है अनाज पैदा करके। सो भूल बिल्कुल ना करे सुमन जी, आपकी बात को मैं बड़ी करती हूँ कि किसान कमजोर नहीं, किसान तो एक दाता है, पेट भरने वाला है, अन्नदाता है। सो ये हर जो भी आप कह लो कि जितनी भी एनर्जी पूरी दुनिया की एक किसान के अंदर ही है। वो अपनी एनर्जी से, इतनी मेहनत से दिन रात एक करता है, रखवाली करता है फसलों की, फसल बोता है, मंडियों तक पहुंचाता है, मंडियों से घरों तक पहुंचती है। अगर बात करें हम विदेश में बैठे लोग रोटी नहीं खाते, गेहूं नहीं खाते, लेकिन जो पिज्जे बर्गर सब चीजें बनती है, अब बनती तो गेहूं से ही है, बनती तो अनाज से ही है। आगे जाके उनका रूप चाहे किसी भी स्टेट के भोजन में तब्दील हो जाए। तो जो पूरे वर्ल्ड का किसान जो है, पूरे वर्ल्ड को पेट भरता है किसान, तो वो कमजोर कैसे हो गया। तो सोचे कि पूरे वर्ल्ड की, पूरी सृष्टि की ताकत उसके अंदर होती है। सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने उसे किसान बनाया। किसान ने
अनाज पैदा किया। सो वी आर सपोर्टिंग दिस वर्ड टू कि किसान अन्नदाता है, वो कमजोर नहीं, वो कमजोरी भगाने वाला है। सो अरुणा जी, आई थिंक कि हमारा प्रोग्राम काफी लंबा चला गया, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से इंटरप्ट भी हो गया। बहुत सारे गेस्ट हमारे छूट गए। हमारा प्रोग्राम जो है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, लेकिन मैं सभी दर्शकों को भी सबको बता देती हूँ कि आप लोग जिन्होंने पहले वाला नहीं देखा, मैं थोड़ी देर में आपको आई थिंक विद इन 2 आवर्स आप लोगों को प्रोग्राम फुल जो मिल जाएगा, चैनल के लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग पूरा प्रोग्राम वो जरूर वॉच करें जो अभी आए हैं। और कुछ दर्शक मतलब जो देख चुके हैं वो भी जरूर दोबारा से देखें इस प्रोग्राम को पूरा और सपोर्ट करें। और आपकी सपोर्ट, जैसा मैंने पहले भी कहा है, आप प्रोग्राम को शेयर करते हैं तो आपकी ये एक सपोर्ट ही है हमारे भाइयों को, जो हमारे लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे हकों के लिए लड़ रहे हैं। और ये किसानों का ही आंदोलन नहीं है, ये हमारा आंदोलन है, क्योंकि हमें भी भोजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। सो रोटी के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे भाई रोटी पैदा करने के लिए, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। तो सपोर्ट करें, उनका सहयोग करें। और मैं आप लोग जो भी हमारे मेहमान आए हैं, आप रवि जी, सुमन जी, अरुणा जी, और जो हमारे धर्मेंद्र वीर और सुरेंद्र जी सभी आउट हो गए हैं नेटवर्क की वजह से, उनको भी ये मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वाकई में जो इस समय जो टाइम है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से। सो आप लोग फाइटिंग कर रहे हैं, इससे रियली अप्रिशिएट यू गाइस, बट प्लीज बी केयरफुल टू, थोड़ा अपना जो भी हेल्थ इंस्ट्रक्शन है उनको जरूर ध्यान में रखें, मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइजर वगैरह जरूर यूज करें, और जहां तक हो सके थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखें, यानी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप हेल्थ इज वेल्थ, अगर आप लोगों की हेल्थ सही होगी तो आप अपनी पार्टी को कमांड करेंगे। अपनी पार्टी के लोगों का भी ध्यान रखें, उनको भी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करने के लिए बोलें, ताकि जो देश के जो किसान हैं जो आपके साथ बैठे हैं, आप सब लोग हेल्दी रहेंगे, तभी आप लोग फाइट अच्छे से कर पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करती हूँ, अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंचता है चैनल का, तो प्लीज अभी आप लोगों के पास टाइम है, बंगाल की हार से भी सबक सीख लेना चाहिए कि हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा हथियार है। हमारे जो इंडियन भाई साहब, जितने भी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, पूरी हर एक स्टेट की, हमारे इंडियन एक ऐसी मिट्टी से बने हैं जिससे कि उनका दिल बहुत ही नाजुक है, इमोशनल है। सो अगर वो लोग नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर उनकी इमोशनल का फायदा उठाएं, किसानों को उनके हक वापस करें और उनको अपने अपने घर भेजें, तो पूरे देश की सहानुभूति, पूरे वर्ल्ड की सहानुभूति सरकार के साथ है, और सरकार दोबारा फिर से अपना एक रिस्पेक्ट वाली पोजीशन बना सकती है। कोई रैली की और कोई वोट मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर हमारे भाइयों को उनका हक मिलता है, हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को इलाज मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, फैसिलिटीज मिलती है, तो किसी तरह की हम लोगों को दूसरे देशों के आगे भी भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। सो इसी के साथ हम लोग ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम इस प्रोग्राम को दिया, धन्यवाद। तो हम लोग अपने दर्शकों को बता दें कि बीच बीच में हर वीक में हम आप लोगों को इन लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे, और वहाँ की जो भी चारों बॉर्डर की सिचुएशन है उसके बारे में सबको करवाते रहेंगे, परिचित की कैसे क्या चल रहा है, ताकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, वो ये गलती ना करें, ये ना सोचे। और हो सका तो हम वहाँ की लाइव भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नवे विषय दे नाल ते किसान भाईचारे दे नाल। धन्यवाद इस वक्त। ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com।